गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर के बारे में यानी जो चैप्टर है मेरा पदार्थ का वर्गीकरण क्लास 9th का। तो ये पूरा चैप्टर का चौथा भाग है। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे तत्व के बारे में। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक के गुण, यौगिक किसे कहते हैं। फिर पढ़े थे मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के गुण पढ़े थे, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़े थे मिश्रण को हम लोग कुछ विधि द्वारा यानी कुछ विधि अपनाकर उससे अलग कर सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक मिश्रण को हम लोग कुछ विधि अपनाकर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हम लोग रवाकरण से पहले पढ़ चुके थे, बहुत सारा विधि पढ़ चुके थे। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे वाले वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो मेरा जो आज है पहला, तो वो है रवाकरण विधि यानी क्रिस्टलाइजेशन। तो रवाकरण पहले हम लोग कहेंगे किसे, तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं क्या कहलाते हैं, रवाकरण कहलाते हैं। कि ऐसी क्या कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दो मिश्रण होगा, उसमें हम लोग को क्या करना होगा, शुद्ध रूप में प्राप्त करना होगा। जैसे अगर हम बोले कि हम लोग नमक जो प्राप्त करते हैं समुद्र के जल से, तो उस स्थिति में समुद्र के जल से हमें नमक प्राप्त होता है, वो नमक में क्या कुछ अशुद्धियां रह जाती है। तो हमें क्या करना है कि नमक में अशुद्धि नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, नमक नमक को हम लोग किस विधि से प्राप्त करेंगे, तो रवाकरण विधि से प्राप्त करेंगे। किस विधि का उपयोग करेंगे, रवाकरण का उपयोग करेंगे। तो रवाकरण का उपयोग करने के लिए हम लोग सबसे पहले जैसे अब नमक, ठीक है, ये कोई मान लीजिए कि कोई बीकर है। अब या फिर हमें बड़ी मात्रा में, तो हमें बड़ी मात्रा में बर्तन लेना होगा या बड़ी मात्रा में इसको एक साथ लेना होगा। तो मान लीजिए पहले हम उसका विलयन तैयार करेंगे। जैसे नमक हो गया और जल में मिला के हम उसका क्या प्राप्त करेंगे, विलयन। अब विलयन जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे इमेज में देखिएगा, यहाँ ये बीकर में हम लोग ये जो बीकर बना होगा, ये चीनी और मिट्टी का बीकर बना होगा। ये किसके बना होना चाहिए, चीनी और मिट्टी के बीकर, चीनी और मिट्टी का कोई बर्तन होना चाहिए। तो इसे पहले तो हम लोग मिक्स कर लेंगे जल में। अब मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, कि नीचे से यानी नीचे से एक समान मात्रा में हम लोग इसे हीट देंगे। हीट करने का मतलब कि इसे हम लोग उष्मा देंगे यानी आग जलाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कण है, तो कुछ कण क्या होंगे कि जल के वाष्पीकृत हो जाएंगे, यानी लगभग जल के कण क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब वाष्पीकृत होने के बाद जो हमारे कण बचेंगे, वो कण जो बचे, कुछ कण जो बचेंगे, उस कण को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, छान लेंगे। अब जो विलयन जो होना चाहिए ना, वो विलयन कैसा होना चाहिए, तो संतृप्त विलयन हो जाए। संतृप्त विलयन कहने का मतलब कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो। अधिकतम घुली हो मतलब कि इसमें जो कण होगा ना नमक का, वो अधिकतम होगा। मतलब इससे ज्यादा अब इसमें हम लोग नहीं घोल सकते और ना ही इससे कम होना चाहिए। तो इसमें नमक के कण होंगे, अब इसको हम लोग छान लेंगे। और जब हम लोग इसको छान लेंगे तो ये क्या होगा कि विलयन अलग हो जाएगा। अब विलयन अलग हो जाएगा। अब इस विलयन को यानी इस जल को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यानी ठंडा करने के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब रूम में रखिए या फिर कहीं पे रखिए, जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा कि छोटे छोटे यहाँ पे नमक के कण प्राप्त हो जाएंगे। और वो जो नमक के कण होंगे वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे, या क्या होंगे वहां पे, शुद्ध होंगे। तो इसी प्रकार हम लोग शुद्ध नमक या चीनी के मिश्रण अगर हो जाता है, तो उससे हम लोग अगर फिर से प्राप्त करना चाहे, तो इस विधि का उपयोग करके हम लोग यानी रवाकरण का उपयोग करके हम लोग उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो रवाकरण समझ में आ गया होगा। यानी यह प्रक्रिया जो हम लोग शुद्ध ठोस पदार्थ के रूप, शुद्ध यहाँ जो देखो, ये शुद्ध ठोस के कण है ना, तो हमें जो प्राप्त होंगे ना दूसरा पदार्थ, वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होगा और ठोस के रूप में होगा। और इसमें जो कण होंगी, वो कण को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं। कण को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल यानी रवा बोलते हैं। क्रिस्टल का हिंदी होता है
रवा होता है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मेरा रवाकरण विधि हो गया। अब इससे आगे है मेरा जो विधि है स्त्रवन या फिर आस्वन मेथड, स्त्रवन या फिर आस्वन, जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। तो इस विधि का उपयोग हम लोग कब करते हैं, यानी आस्वन विधि का उपयोग हम लोग कब करेंगे, स्त्रवन या फिर आस्वन। जिसे हम लोग, अगर आप भारतीय वन से पढ़े तो उसमें स्त्रवन है, अगर आप बीटीसी से पढ़ते हैं तो उसमें आस्वन लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम क्या होगा, सेम ही होगा। अब होता क्या है कि हिंदी वाले के लिए खासकर परेशानी होती है, किसी एक ही शब्द का कई मतलब होता है, यानी कई मीनिंग होता है, तो वो आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात करें ब्रेन का, तो इंग्लिश में बोले तो सिर्फ ब्रेन आपको बोलना होगा, लेकिन आप हिंदी में बोले तो माथा, सर, मस्तिष्क, कई सारा नाम हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, डिस्टिलेशन को हम लोग हिंदी में या तो श्रवण कहिए या फिर आसवन कहिए, बटवा इज द सेम। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्त्रवन वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, यानी मिश्रण होगा, उस मिश्रण में क्या होगा कि पहले हम द्रव को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब भी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो जानते हो किस में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके पहले किस में बदलेंगे, हम उसको वाष्प में परिवर्तित किया था। फिर उस वाष्प को हम लोग ठंडा कर लेंगे, फिर उस वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब उस वाष्प को हम लोग ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित कर लेते, यानी तुरंत द्रव में संघनित किया जाता है। पहले द्रव से हम लोग वाष्प बदले, फिर वाष्प से द्रव में बदल लिए। और तो यह विधि जो हमारा कहलाती है स्त्रवन विधि कहलाती है। अब इसे हम लोग एक इमेज के द्वारा समझते हैं, यानी डायग्राम के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज, अब ये थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा हम पीछे आते हैं। ठीक है, तो ये इमेज जो हम लोग का दिख रहा है, इसमें हम लोग चीनी और नमक के विलयन को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, स्त्रवन विधि का। अब देखिए जो हम लोग ये इमेज में दिया गया है, इमेज में हम लोग जो अलग किए हैं वो क्या अलग किए हैं, तो पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल को, पेट्रोल एवं मिट्टी के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, आसवन विधि का उपयोग करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, तो आसवन विधि का उपयोग करेंगे। अब आसवन विधि या फिर स्त्रवन विधि का उपयोग करेंगे तो देखिए पेट्रोल एवं मिट्टी, ये इसमें जो, यानी इस गोलीय फ्लास्क में जो मिश्रण है वो क्या है, पेट्रोल एवं मिट्टी तेल का मिश्रण है, पेट्रोल एवं मिट्टी तेल का मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं पेट्रोल का क्वथनांक क्या होता है, कम, यानी कम मात्रा, यानी कम गर्मी पाकर ही पेट्रोल क्या होता है, उबलने लगता है, मतलब कि वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल में जो हम लोग तेल डालते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल को हम लोग जल्दी से टंकी में डालते हैं, क्यों इसलिए जल्दी से टंकी में डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी से वाष्पीकृत होने लगता है, यानी वातावरण में वो क्या होने लगता है, थोड़ी गर्मी पाकर वाष्पीकृत। लेकिन केरोसिन तेल के साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये अगर मान लीजिए दोनों का मिश्रण, यानी पेट्रोल और मिट्टी तेल का मिश्रण है, आपको उसमें से मिट्टी तेल और पेट्रोल दोनों को अलग अलग करना है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए जो हम लोग विधि अपनाएंगे उस विधि का नाम है स्त्रवन। तो क्या क्या हम लोग करना होगा, तो पहले तो हमें दोनों के मिश्रण को एक गोलीय फ्लास्क में रखना होगा। एक गोलीय फ्लास्क जो दिख रहा है, इस गोलीय फ्लास्क में हम लोग पहले इस मिश्रण को रखेंगे। ठीक है, अब इस मिश्रण को रखने के बाद हम नीचे से किसी लैंप के द्वारा या फिर किसी भी यंत्र के द्वारा हम इसको आग देंगे। ये तिपाही है, तिपाही का मतलब स्टैंड है। तो इससे जब हम लोग आग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि उष्मा उत्पन्न हो गया, जाली यहाँ पे लगाया गया है। जाली इसलिए लगाया गया है कि ताकि इसे चारों ओर से बराबर मात्रा में ताप मिले। तो जब भी इसको उष्मा मिलेगी तो हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल पहले क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। अब पेट्रोल वाष्प में बदलेगा, ध्यान से देखिएगा, जब पेट्रोल वाष्प में बदलेगा तो वाष्प में बदल के ये क्या होगा कि ये पाइप द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पे खाली स्थान है, ये पाइप में जाएगा, वाष्प में परिवर्तित होकर फिर यहाँ पे ये कॉर्क, यानी फिर वाष्पीकृत होकर वाष्प यहाँ पे जाएगा। तो किस में बदल गया, पहले ये द्रव था, इसमें किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। द्रव क्या हुआ कि वाष्प में परिवर्तित होकर ये आ गया, यानी वाष्प में बदल गया।
अब वाष्प में बदलने के बाद ये पाइप के द्वारा ये क्या हो रहा है कि ये नली के द्वारा आगे जाएगा। अब नली के द्वारा जो आगे जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अब नली के द्वारा जो आगे जा रहा है यहाँ पर इसमें, तो इसके दोनों ओर, यानी इस नली के दोनों ओर देखिए क्या रखा है, जल है ना। इस नली के दोनों ओर क्या है, नल। नल यानी जल का निष्कास, यानी पीला कलर से जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या रखा हुआ है, जल रखा हुआ है। अब जल कैसा जल है, तो ठंडा जल है। अब ठंडा जल है, इस ओर भी है और इस ओर भी है ठंडा जल, और बीच से क्या जा रहा है, वाष्प जा रहा है। तो जब भी वाष्प इस ठंडे जल के संपर्क में आएगा, तो इसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा ना, यानी वाष्प को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और जब वाष्प को ठंडा कर देगा, तो क्या हो जाएगा वो, जब भी हम लोग वाष्प को एक साथ ठंडा करते हैं, संघनित करते हैं, तो किस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदलता है। तो ये जो द्रव यहाँ पे जा रही थी, यानी वाष्प यहाँ पे जा रही थी, सॉरी, ये वाष्प जो जा रही थी, अब ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी किस रूप में अब ये परिवर्तित हो जाएगा, द्रव रूप में। तो द्रव रूप में अब इसको हम लोग एक बर्तन में या फिर किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ में इसको हम लोग अलग कर सकते। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, पेट्रोल प्राप्त हुआ है। यानी पेट्रोल यहाँ से अलग हो गया, और इसमें जो बचेगा वो क्या बचेगा, मिट्टी का तेल बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल यहाँ बच गया, और पेट्रोल धीरे धीरे वाष्प होकर फिर द्रव में परिवर्तित होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया पेट्रोल, इधर हो गया मिट्टी का तेल। तो इस विधि द्वारा हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सही से समझ में आया होगा। इस इमेज को आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, अच्छा यानी सुविधा रहेगा आपको। इमेज क्लियर दिख रहा है, अगर तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके बुक में ये इमेज दिया गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यानी तो ये तो हो गया। आप तो आपसे पूछे कि मिट्टी एवं पेट्रोल या मिट्टी के तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, तो आसवन विधि का। एक और उदाहरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक और उदाहरण, कि जब पानी और एसीटोन को गर्म किया जाता है, किसको, पानी और एसीटोन को। थोड़ा इसको हम पतला कर लेते हैं। क्या है कि जब पानी और एसीटोन को गर्म किया जाता है, तो एसीटोन गर्म होकर वाष्प के रूप में ट्यूब में चला जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, जबकि पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। एसीटोन का लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री से, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पाकर ही वाष्प में बदलेगा, लेकिन एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पाकर ही क्या होगा कि वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो किसी बर्तन में अगर इसको हम गर्म करेंगे, फिर गर्म वाष्प में इसको बदल लेंगे, तो ये क्या होगा कि ट्यूब में चला जाएगा, और फिर ठंडा होकर क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा, यानी एसीटोन क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। अब इस प्रकार सभी एसीटोन बीकर में अलग हो जाता है, जबकि पानी का क्वथनांक अधिक होने से वह फ्लास्क में ही रह जाता है। तो ये भी क्लियर। अब आगे है जो मेरा विधि है, वो कौन सा विधि है, प्रभाजी स्त्रवन, यानी उसी का दूसरा रूप है प्रभाजी स्त्रवन, या फिर प्रभाजी आसवन मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी प्रभाजी स्त्रवन या फिर प्रभाजी आसवन, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये विधि कब प्रयुक्त आता है, यानी इस विधि का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो इस विधि का प्रयोग दो या दो से अधिक घुलनशील, यानी दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हो, यानी घुलनशील द्रव होना चाहिए। किस कैसे क्या होना चाहिए, द्रव। यानी द्रव का उदाहरण समझते हैं, जैसे जल हो गया, ब्लड हो गया, और क्या बोलते हैं, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव है। तो इस विधि का यानी प्रभाजी स्त्रवन विधि का उपयोग दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों जो होगा ना उसमें मिक्स, वो दोनों के क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए, 10 या 10 से कम होना चाहिए। फिर उसे हम लोग अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रभाजी स्त्रवन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसे भी एक इमेज के द्वारा हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो इमेज को थोड़ा हम पूरा सेंटर में कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से दिखे। तो देखिए, अब इस विधि का उपयोग हम लोग प्रभाजी स्त्रोत का, जैसे अब एसीटोन और अल्कोहल दोनों का मिश्रण है, ठीक है।
तो एसीटोन अल्कोहल का, ध्यान से सुनिएगा, एसीटोन अल्कोहल दोनों का मिश्रण है। दोनों का जो क्वथनांक का अंतर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होता है। अल्कोहल का होता है 62 लगभग, और एसीटोन का होता है 56। तो ये यहाँ पर देखिए, उसका है 62, इसका है 56, तो दोनों का अंतर ज्यादा तो नहीं है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। यानी अल्कोहल का कितना हो गया, एक का हो गया 65, मान लीजिए अल्कोहल का 65, और एसीटोन का 56। इसे लिख देते हैं। अल्कोहल का हो जाएगा, अल्कोहल का कितना डिग्री, तो इसका हो जाता है 65 डिग्री। जबकि एसीटोन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 56। तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, 65 में से 56 गया कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9। यानी दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि दोनों का अंतर तो ज्यादा नहीं है, बस कितना है, 56। अब दोनों जब मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल और एसीटोन जब मिक्स हो जाएगा, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, प्रभाजी स्त्रवण विधि का उपयोग हम लोग करेंगे, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो 56 डिग्री सेल्सियस जिसका क्वथनांक है, वो पहले वाष्प में परिवर्तित होगा कि 65 डिग्री वाला। तो जिसका क्वथनांक कम होता है, यानी 56 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में बदलने लगा, जबकि उसे कितना डिग्री चाहिए, यानी उसको ज्यादा आग की जरूरत होगा, इसको ज्यादा आग की जरूरत होगा, लेकिन इसको कम आग की जरूरत होगा। ठीक है। तो इस दोनों को हमें अलग करने के लिए, इस दोनों को हमको अलग करने के लिए क्या करना होगा, किस विधि का उपयोग करना होगा, तो किस विधि का उपयोग करना होगा हमको, प्रभाजी अष्टलवन विधि का उपयोग करना होगा। यानी दोनों को अलग करने के लिए हम लोग को किस विधि का उपयोग करना होगा, प्रभाजी अष्टलवन विधि का उपयोग करना होगा। अब यहाँ पर इस इमेज के द्वारा हम इसको समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो ये गोलीय फ्लास्क है, ये कैसा है, ये गोलीय फ्लास्क है। अब इसमें अल्कोहल भी है और एसीटोन भी है, दोनों का क्या है, मिश्रण। इसमें अल्कोहल भी है और एसीटोन भी है। अब इसको हमें अलग करना है, यानी एसीटोन और अल्कोहल को अलग करना है। तो यहाँ से हम इसको हीट करेंगे, यानी देंगे, आग देंगे। तो आग जब देंगे तो ये क्या होगा, गर्म गर्म होगा। और जब भी हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु गर्म होता है तो क्या होता है, उछलने लगता है। अगर आपको ही कोई मार दे दो थप्पड़, तो आप गर्म से क्या होंगे, उछलने लगेंगे ना। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जब इसको आग मिलती है तो दोनों उछलने लगता है। तो जो कमजोर व्यक्ति होता है, अगर उसको एक थप्पड़ मारे तो जल्दी उछलने लगे, लेकिन वही मजबूत हो थोड़ा बर्दाश्त करेगा, थोड़ा लेट से, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि एसीटोन का क्वथनांक कितना है, 56। तो पहले एसीटोन क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो एसीटोन वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में बदलने के बाद ये पाइप के द्वारा, इस यानी इस नली के द्वारा ये क्या होगा कि आगे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे ये आ रही है, तो देखिए इसके दोनों ओर क्या लगा हुआ है, यानी जल लगा हुआ है ना, यानी ठंडा जल। तो ठंडा जल इसको क्या कर देगा, संघनित कर देगा। संघनित करने का मतलब कि इसे जमा देगा फिर से। अब जब इसको दोनों ओर से जमा देगा, यानी ये जो पीला दिख कलर से हम जल को रंग दिए हैं, तो बीच से होके क्या जा रहा है, एसीटोन जा रहा है। बीच से होके क्या जा रहा है, एसीटोन। तो फिर से ये पहले वाष्प में बदला, और वाष्प में बदलने के बाद ये फिर से किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। फिर से किस में बदल गया है, द्रव में। अब द्रव से बदल गया तो एसीटोन क्या हो गया, इस बर्तन में आ गया ना। तो मतलब कि यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, एसीटोन प्राप्त हो गया है। ए शॉर्टकट में लिख देते हैं ACE, यानी एसीटोन। ठीक है। अब इसमें सभी, जब तक ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक कि पूरा का पूरा एसीटोन इसमें नहीं चला जाए। अब एसीटोन इसमें चला जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, तो अल्कोहल बचेगा। इसमें क्या बचेगा, अल्कोहल बचेगा। ठीक है, आसान भाषा में आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को नहीं आया तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए प्रभाजी स्त्रवण विधि जो होता है, ये कब प्रयुक्त किया जाता है, तो ये दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, जिनके क्वथनांक का अंतर जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से
कम होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं अल्कोहल और एसीटोन। ये अगर दोनों मिल जाए, दोनों क्या है, द्रव है। अल्कोहल भी द्रव है और एसीटोन भी द्रव है। जब एक अल्कोहल एसीटोन में मिल जाता है तो हम चाहते हैं कि अब इस दोनों मिश्रण को अलग अलग करना, अल्कोहल को और एसीटोन को अलग अलग करना है। तो अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे? तो प्रभाजी स्तवन विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पे इस दोनों का अंतर देखें तो 65 में से 56 का कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस है ना। यानी इस दोनों का जो अंतर है कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 9 डिग्री सेल्सियस है। तो 9 डिग्री सेल्सियस यानी हम लोग जानते हैं कि 10 से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? प्रभाजी स्तवन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये इमेज दिख रहा है आपके सामने से, हम फिर से समझ रहे हैं। तो देखिए अब जो यहाँ पर ये कण है, ये क्या है कि इसमें अल्कोहल भी है और एसीटोन भी है। इसमें क्या है? अल्कोहल और एसीटोन। ये है अल्कोहल, रेड वाला हो गया अल्कोहल, और जो दूसरा लिए है पिंक, वो जो हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इसका क्वथनांक कम होता है वो पहले वाष्प में बदलता है। तो एसीटोन का क्वथनांक कितना है? 56। तो पहले वाष्प में कौन बदलेगा? एसीटोन बदलेगा। यानी पहले वाष्प में कौन बदलेगा? एसीटोन। तो इससे हम लोग किसी लैंप की सहायता से इससे गर्म करेंगे, यानी आग देंगे। तो आग देंगे तो क्या होगा कि ये उछलने लगेगा, यानी वाष्प में परिवर्तित होगा। तो एसीटोन पहले, यानी अभी अल्कोहल वाष्प में नहीं बदलेगा, ये कौन बदलेगा? एसीटोन बदलेगा। अब एसीटोन वाष्प में बदल कर धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये गैस की तरह होता है। तो ये संचरण किसी भी माध्यम में करने लगता है। तो ये नली लगा हुआ है। अब यहाँ से एक नली इस प्रकार से जोड़ दिए हैं तो धीरे धीरे ये वाष्प बनकर क्या होगा कि आगे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर जब भी ये पहुंचेगा तो इसके दोनों ओर देखिए, यहाँ पाइप के दोनों ओर जो है ये क्या रखा हुआ है? तो जल रखा हुआ है। पाइप के दोनों ओर क्या है? जल है। अब पाइप के दोनों ओर जो जल है यानी ठंडे जल है, तो ठंडा जल में कुछ कोई भी अगर संपर्क में आएगा तो क्या होगा? उसे ठंडी होगा, ठंडी महसूस होगी, यानी वो ठंड लगेगा। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का अब है, तो एसीटोन वाष्प में अभी तक था। अब इसके संपर्क में जब भी आएगा, जल के संपर्क में, ठंडे जल के जब संपर्क में जब भी आएगा तो ये क्या किसमें बदल जाएगा? यानी वाष्प अब किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा, यानी द्रव में बदल, यानी संघनित हो जाएगा। इसके कण क्या हो जाएंगे? यहाँ पे संघनित हो जाएंगे। अब संघनित हो जाने के बाद ये द्रव में बदल गए। तो द्रव में बदल के हम इसको अब किसी बर्तन में, यानी शुद्ध द्रव के रूप में हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है? तो एसीटोन प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? एसीटोन। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझिएगा, बस उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? एसीटोन प्राप्त हुआ है। लेकिन अब इसमें जो कण बच चुका है वो किसका बचा है? अल्कोहल का। उसमें जो कण बचा है वो किसका है? तो अल्कोहल का कण बचा है। तो इसमें बच गया अल्कोहल और यहाँ पे चला गया एसीटोन। तो देखिए दोनों अलग अलग हो गया ना, एसीटोन और अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोग किसी भी द्वारा अलग किए हैं, तो प्रभाजी स्तवन विधि द्वारा। उम्मीद करते हैं कि अब सही से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब पृथकारी कीप का उपयोग, यानी यूज ऑफ सेपरेटिंग फेनल। अब इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? तो दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों को मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में पृथकारी कीप का उपयोग किया जाता है। जैसे में उदाहरण क्या लिखा है सामने? तेल और जल को अलग करने में, तेल और जल को हमें अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करना होगा? पृथकारी कीप का। लिखा ही है अमिश्रणीय द्रव, मतलब कि दोनों क्या होगा? एक दूसरे में नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे तो तेल की, अब जानते हैं कि जल में तेल पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, ये उसकी सतह पर तैरते रहता है। दोनों को हमको अब अलग करना है। तो यहाँ पर जो विधि अपनाएंगे उस विधि का नाम क्या होगा? पृथकारी कीप होगा। यानी इस इमेज में देखिए ये पृथकारी कीप है। ठीक। अब पृथकारी कीप
में क्या करेंगे कि ये जो ऊपर कण दिख रहा है कैसा है, ये मिट्टी का तेल है, यानी जो दिख रहा है ये मिट्टी का तेल है। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो जल है, नीचे दिख रहा है वो क्या है, जल है। तो इससे जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या आगे, पहले जल नीचे आ जाएगा यानी छना जाएगा स्टॉप कर्क के द्वारा। और जब स्टॉप कर्क के द्वारा ये छना जाएगा तो हम मिट्टी के तेल को ऊपर रख सकते हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए। तो यानी मिट्टी के तेल या फिर किसी भी प्रकार का तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, पिथकारी कीप का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला विधि जो मेरा है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी विधि, इसको इंग्लिश में भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी ही बोलते हैं। अब ये विधि कब प्रयुक्त की जाती है, तो इस विधि का द्वारा किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक, क्या होना चाहिए, रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर, अब कोई भी पेपर हो सकता है, की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के स्थान जाते हैं, साथ जाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्याही के अवयव को अलग करें, यानी स्याही जो होते हैं कई कलर का यानी कई रंगों से मिलके बने होते हैं। तो वहां पे हम अगर चाहे कि स्याही में जो जो रंग मौजूद है उसे अलग कर कर लें, यानी अलग अलग उसके मिश्रण को हटा दे, तो उसके लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे। ठीक। अब क्रोमेटोग्राफी को भी हम लोग एक इमेज की सहायता से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये स्याही के अवयव है। अब स्याही के अवयव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है ये क्या है, स्याही के अवयव, यानी स्याही अभी तक पूरी तरह से इसमें मिक्स है। तो यहाँ पे एक इंक स्पॉट है, यानी इंक का कोई धब्बा है। तो इंक का धब्बा ऐसे लगा देता है कि कलर धीरे धीरे किससे हो कि सोखने लगे। और ये जो मेरा दिख रहा है ये लंबा सा, तो ये पेपर है, ये क्या है, पेपर है। और जो दिख रहा है ये लकड़ी है, लकड़ी का कोई हम लोग लिए हैं ताकि पकड़ने के लिए बीकर के ऊपर रख दें। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो, यानी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे जो भीगा हुआ है, तो धीरे धीरे स्याही के अवयव जो होते हैं वो धीरे धीरे सभी रंगों में विभाजित हो जाते हैं, यानी सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि सभी रंगों का जो होता है मतलब की क्षमता होती है वो वेवलेंथ, या जिसे हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वो अलग अलग होती है, यानी सभी कलर का घनत्व भी अलग अलग होता है। तो पहले क्या आ गया, येलो आ गया, फिर ये दिख रहा है रेड, फिर नीला नीला, फिर ये बैगनी, फिर काला। तो इस प्रकार से सभी कलर यहाँ पे अलग हो गए ना। तो स्याही के अवयव से हमको अगर रंगों को अलग करना है यानी पृथक करना है, तो हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम लोग करके उसे अलग कर सकते हैं। अब इसके आगे जो मेरा है, तो मेरा अब ये चैप्टर खत्म हो गया, सॉरी, ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया मिश्रण का। यानी मिश्रण को हम लोग इतने सारे विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि परिवर्तन। तो हमारे वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। या तो वो भौतिक परिवर्तन होगा यानी फिजिकल चेंज, या फिर रासायनिक परिवर्तन होगा यानी केमिकल चेंज। तो दोनों चेंज कब होता है और कब कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है और कब कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है, तो उसे समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण भी लेंगे और उसकी परिभाषा भी देखेंगे और कैसे समझेंगे ये भी यहाँ पे हम लोग कुछ इमेज के द्वारा भी इसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, यानी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कब होगा, तो पदार्थ का वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः पहले अवस्था में पदार्थ का परिवर्तन किया जा सकता हो, इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी किसी वस्तु में परिवर्तन ये चेंज होगा लेकिन फिर से हम उसको अपनी अवस्था में यानी पुनः पहले जैसा था, जैसे को वैसे को तैसे को हम फिर से क्या करेंगे, वैसा ही बना लेंगे। तो उस प्रकार के चेंज को हम लोग परिवर्तन में क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे जल की अवस्था में परिवर्तन, जल की अवस्था क्या होता है कि ये बर्फ, बर्फ का सिल्ली है। अब इससे हम लोग हिट करेंगे यानी इसे जब गर्मी देंगे तो ये किस में बदल जाता है, बर्फ जल में बदल जाता है ना।
अब बर्फ जल में बदल जाएगा। अब जल में बदलने के बाद क्या होगा कि हम उसे फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से वो क्या होगा, फिर से बर्फ में बदल जाएगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीय होना, लोहा अगर चुंबकीय बन जाता है और फिर से हम उसको चुंबक को लोहा बना सकते हैं, तो किस प्रकार का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब का जलना, जब बल्ब जलता है तो उसमें परिवर्तन हुआ। अब अगर बल्ब बंद हो गया तो फिर से परिवर्तन हुआ। तो पहले जैसा था बल्ब वैसा ही आ गया, तो मतलब सेम, यानी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन होने के बाद फिर से उसी में आ गया, तो किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसे भी इमेज के द्वारा हम लोग समझेंगे ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर रहे। चल आजा भाई, कितना पीछे चला गया। लगता है थोड़ा यहाँ पे हम लोग का जो है इमेज ज्यादा पीछे चला गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ये आ गया। अब देखिए भाई साहब, अब आ गए हैं तो इसे भी समझ ही लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बर्फ है, ठीक। अब बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, द्रव में। अब द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये वाष्प में। अब वाष्प को फिर से हम पकड़ के लाएंगे, उठा उठा पटकेंगे ससुरा के। अब पटकने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्रव बदल जाएगा ना। ये किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। फिर से अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, यानी जल को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ बन जाएगी। यानी पहले देखिए अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, बर्फ से वाष्प में और वाष्प से फिर से बर्फ में। तो परिवर्तन तो हुआ लेकिन फिर से उसी अवस्था में आ गया। तो कहने का मतलब जो परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन आसानी से समझ में आ गया। अगर कोई परिवर्तन हो वो पहले की अवस्था में आ सकता है तो भौतिक परिवर्तन, नहीं आ सकता है तो रासायनिक परिवर्तन। तो आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा वैसे समझ में आ गया होगा, परिभाषा देख लेते हैं बस। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन सामने दिख रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। नाम से ही पता चल रहा है केमिकल चेंज हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, यानी पदार्थ अपना मूल रूप खो गया, यानी जिस रूप में रहता है वह रूपे खो देगा। तो रूपे खो देगा, मूल रूप खो देगा। मूल रूप खोकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है जो मूल पदार्थों से क्या होना चाहिए, बिल्कुल भिन्न होते हैं। फिर क्या कहलाता है ये, रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ का जो परिवर्तन होगा वो पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा जो कि पहले के पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले का जलना, अब कोयला जब जल जाता है तो फिर से हम उस कोयला को, यानी लकड़ी को जला देते हैं तो फिर से हम उस कोयला को पहले की अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो क्या, कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। लोहे में जंग लगना, देखिए यहाँ पे लोहा है। अब लोहे में जब जंग लग गया तो क्या आप फिर से इस जंग लगे हुए लोहे को इस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये सेब, देखिए सेब का ये भाग जो है, ओहो घाटा हो गया, सेब सड़ गया, मुंह में पानी ना आया देख के। तो ये सेब में क्या हुआ कि ये सड़ गया, तो इसमें क्या हुआ कि आप फिर से इस सड़े हुए सेब को ताजा सेब बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अगर बना दीजिएगा तो आप जादूगर हो जाइएगा, आपका भी नाम बुक में आ जाएगा। तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन जो हो जाएगा, कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ब्रेड, अब ब्रेड में जब ये खराब हो जाती है तो ये भी कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। माचिस जला दिया, यहाँ पर आग लगा दी, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो आग लगा दी यहाँ पे। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। अब एक उदाहरण बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। पेड़ का कटना कौन सा परिवर्तन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि हम समझ जाएंगे कि आप लोग क्लास किए हैं, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो पेड़ का कटना आप सही आंसर पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, फिर हम बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पेड़ का कटना
कौन सा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का या फिर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पेड़ का कटना। लिख लिया आंसर? अगर अभी तक आप नहीं लिखे तो पहले जल्दी से उसका आंसर लिखिए, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन, जिससे हम समझ में आ जाएगा हमें कि आप पढ़े हैं और आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको समझ में आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिख लिए? तो हम बता रहे हैं अब इसका सही आंसर। पेड़ का, जब हम लोग पेड़ को काटेंगे तो क्या आप काटने के बाद पेड़ को लकड़ी प्राप्त करने के बाद फिर से आप पेड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो फिर अब बताइए कौन सा परिवर्तन? बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं विलियन। उसके आगे मेरा टॉपिक जो है क्या है? विलियन यानी सॉल्यूशन। विलियन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अच्छा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलियन। समांग, यहाँ पे समांग वर्ड है। समांग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि विलियन का सभी भाग एक जैसा। विलियन का सभी भाग एक जैसा। उदाहरण, नमक और जल का मिश्रण क्या है? विलियन का उदाहरण है। शरबत। शरबत। हाँ, पीने का मन है, जाइए बना के पीजिए, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए, क्लास कर लीजिए उसके बाद। तो शरबत एक किसका उदाहरण है? विलियन का। उसके बाद सोडा वाटर। सोडा वाटर कैसे प्राप्त किया जाता है? तब जल में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुला देते हैं या फिर मिला देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो सोडा वाटर प्राप्त होता है। जल में किसको मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को। तो हमें जो प्राप्त होता है वो सोडा वाटर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग विलियन कहते हैं। अब विलियन में जो होगा, जल में जैसे चीनी को हम लोग मिला रहे हैं तो जरूरी है कि जितना हम लोग जल लिए हैं उतना ही हमको चीनी भी लेना होगा, नहीं ना? तो जो कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं विलय। यानी जो कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलय। और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे हम लोग बोलेंगे विलायक। तो देखिए, चीनी और ये पानी दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन। तो चीनी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? विलय, क्योंकि ये कम मात्रा में है ना। और जल जो है अधिक मात्रा में, तो वो क्या कहलाएगा? विलायक। तो जो चीज कम मात्रा में रहेगा वो विलय और जो अधिक मात्रा में रहेगा वो विलायक। ये देखिए सही सही दिख रहा है इसमें। तो विलायक किसे कहेंगे? तो विलयन का वह घटक जो प्राय अधिक मात्रा में होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलय। विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। ठीक। अब इसके आगे है विलयन के गुण। जिस प्रकार तत्व यौगिक मिश्रण के गुण था उसी प्रकार एकरो गुण है। छोटा कोई केकरो से कम नहीं है, सबका गुण्य है। इहो कम नहीं है। देख कितना है इसमें, एकरो 5 गो है। छोटे है इहो। देख छोटा को। विलयन के गुण। विलयन क्या है? एक समांग मिश्रण है। समांग मतलब कि इसका सभी कण कैसा होगा? एक जैसा होगा। इसके सही भाग होगा संगठन, यानी इसमें जो कण मौजूद होगा वो क्या होगा? समान होगा। विलयन के जो कण होगा, यानी जो कण विलयन का, ये जैसे ये विलयन, इसका कण होगा, ये कण दिख रहा? कण, कण दिखा? नहीं दिखा तो फिर डॉक्टर से दिखाइए अपने आप को आप। नहीं दिखा? अच्छा दिख गया। तो ये जो कण दिख रहा है, तो कण का जो साइज होगा यानी आकार होगा वो क्या होगा? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ यानी कोई भाग को हम लोग 10⁻⁹ बार काटेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 1 नैनोमीटर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है सी। सी में है कि विलयन स्वच्छ और पारदर्शी होते हैं। स्वच्छ मतलब एक ओर से दूसरे ओर हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण था ना, आप ग्लास से एक ओर से दूसरे ओर देखेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा। डी में, विलयन के कुछ समय स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते। तो ये हो जाएगा विलयन। विलयन के कण को छानकर अलग नहीं किया। आप जब नमक और जल को मिला लेंगे तो क्या आप उसे छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चीनी और नमक और जल को मिला लेंगे तो क्या आप उसमें से चीनी नमक को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। आगे है जलीय विलयन।
तो किसी पदार्थ को जल में घोलने पर निर्मित विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय विलयन कहते हैं। यानी जल में घुलेगा तो जलीय विलयन। जैसे नमक, अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट को जल में बने विलयन क्या कहलाएगा? जलीय विलयन। अजलीय विलयन ऐसे पदार्थ जो जल के अतिरिक्त यानी जल में ना घुलकर किसी अन्य पदार्थ में घुलेगा वो अजलीय विलयन कहलाएगा। जैसे हो गया अल्कोहल का मिश्रण, ये अल्कोहल का जो मिश्रण है किस में हो जाएगा? अजलीय विलयन का उदाहरण हो जाएगा। आगे है तनु विलयन। तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तनु। जैसे मान लीजिए कोई ये बोतल बा, यह कौन? बोतला है। कौन है? ये बोतला। तो देखो इसमें क्या है कि जल है। अब जल में हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो मान लीजिए कि 200 ग्राम जल है। कितना ग्राम? 200 ग्राम जल है, उसमें हम लोग मिलाएंगे 20 ग्राम अम्ल को। 20 ग्राम क्या मिलाए? अम्ल को। और 200 ग्राम वाटर यानी जल। तो इसमें ज्यादा कौन है? जल ज्यादा है ना, यानी वाटर ज्यादा है। और कम कौन है? तो अम्ल कम है। तो जिसमें विलय अल्प मात्रा में रहता है ना वो क्या कहलाएगा? तनु कहलाएगा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए। अब 200 ग्राम अम्ल कर दीजिए और 20 ग्राम क्या कर दीजिए? 20 ग्राम दूर ससुरी के नाते रुकना, हमरो लैपटॉप पगला जाता है। तो देखिए अब उल्टा कर दिए हम लोग। 200 ग्राम क्या कर दिए? अम्ल कर दिए और 20 ग्राम जल कर दिए। तो अब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया ना, तो ये जो मिश्रण होगा कैसा कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। यानी जिस विलयन में विलय अधिक मात्रा में और विलयन कम मात्रा में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? विलायक। वो सांद्र विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन? सांद्र। आगे बढ़ते हैं। बढ़ल जाओ सरकार आगे, आप लोग भी बढ़िए। मोबाइल के आगे मत बढ़िए, नहीं तो मोबाइल जाएगा फुट। फिर गार्जियन आपको देंगे फोर। फोर की तोर, दे थप्पड़, दे जूता, दे लात। इतना रहने देते हैं आज के लिए काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिसको जरूरत हो उसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।